गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। स्वागत है आज की क्लास में आपका। हम पढ़ रहे हैं अब अकबर को, और अकबर को पढ़ते हुए उसके सामने जो मुख्य कठिनाइयां आई उसको हम जो है पढ़ चुके हैं कि किस प्रकार से अकबर ने विभिन्न कठिनाइयों को सहन करते हुए अपने जो युवावस्था में पैर रखा और एक राजा के रूप में उसका प्रादुर्भाव हुआ। तो इसको पढ़ते हुए जो है इन आरंभिक कठिनाइयों का हम अध्ययन कर चुके हैं। इन्हीं कठिनाइयों में सबसे बड़ी कठिनाई जो अकबर के सामने आई थी वो थी हेमू, जो सूर सेनापति आदिल शाह का मुख्य प्रधानमंत्री था। तो ये सबसे बड़ी समस्या थी अकबर के सामने हेमू को दबाने की। तो अब हमें पता होना चाहिए कि जो हेमू था वो कौन था, उसके बाद ही हेमू के और अकबर के संबंधों की हम चर्चा कर पाएंगे। तो हेमू कौन था, जाति से क्या था, इस बारे में विभिन्न विद्वानों में, इतिहासकारों में मतभेद है। तो कुछ एक लोगों ने हेमू को बक्काल कहा है। बक्काल मध्यकाल में व्यापारियों के लिए यूज किया जाता था। बक्काल जो शब्द है मध्यकालीन व्यापारियों के लिए यूज किया जाता था। तो कुछ एक लोग कहते हैं कि वो जाति से भार्गव या घूसर था। तो भार्गव हमें पता है, प्राचीन इतिहास को पढ़ते हुए हमने ब्राह्मणों के विभिन्न गोत्र पढ़े हैं जिनमें भार्गव भी एक गोत्र है, तो वो गौड़ ब्राह्मण था। कुछ एक लोग जो है बक्काल कहते हैं। बक्काल व्यापारियों के लिए यूज किया जाता है। तो इस विषय में विभिन्न इतिहासकारों के ये भी मत है कि वो जो है जाति से वैश्य था। तो इस प्रकार से जाति को लेकर के विभिन्न मतभेद विद्वानों के विचारों में है। यहाँ पे हम बात कर रहे हैं हेमू की। तो हेमू का जन्म अलवर के पास देवली साचरी जगह पे हुआ था। 1500 ईस्वी के आसपास हेमू का जन्म हुआ था, और यहाँ पे देवली साचरी जगह पे हेमू का जन्म हुआ था। तो हेमू बचपन से ही, जैसे उसके पिता व्यापारियों का काम करते थे, उसका जो बचपन था, आरंभिक जो जीवन था वो जो हरियाणा है, हरियाणा में रेवाड़ी में बीता, और एक शोरे के व्यापारी के रूप में जो है उसने अपने जीवन की शुरुआत की। यहाँ पे जो है शोरे के व्यापारी के रूप में जब उसने शुरुआत की तो वो धीरे धीरे अपने योग्यता के बल पे बुलंदियों को छूता गया, और वो जो है एक शहना के रूप में भी नियुक्त किया गया। शहना जो होता है मंडी का जो मुख्य अधीक्षक। तो इस प्रकार से एक छोटे से व्यापारी से उठ करके वो शहना के रूप में भी नियुक्त किया गया उसको। तो यहाँ पे शहना के रूप में रहते हुए उसने अपनी योग्यता का और ज्यादा प्रदर्शन किया, जिसके कारण से वो आदिल शाह की सेना में प्रधान सेनापति के रूप में उसको नियुक्त किया गया, प्रधानमंत्री के रूप में उसको नियुक्त किया गया। यहाँ पे आदिल शाह का जो मुख्य विश्वास पात्र अब हेमू बन गया था। तो हेमू ने कहते हैं कि आदिल शाह के लिए 24 लड़ाइयां लड़ी। यहाँ पे उसने 24 लड़ाइयों में से 22 लड़ाइयों में विजय हासिल की। 24 लड़ाइयां लड़ी और उसमें से केवल 2 ही लड़ाइयां वो हारा, और 22 लड़ाइयों को उसने जीत लिया। तो स्टूडेंट्स, इस प्रकार जो है हम देख सकते हैं कि हेमू कितना ज्यादा अच्छे गुणों का, अच्छी प्रतिभा का धनी था और कितना ज्यादा वीर था। तो यहाँ पे जब पानीपत के युद्ध की हम बात करेंगे जिसमें अकबर और हेमू के टकराव को हम देखेंगे। यहाँ पे जैसे ही हुमायूं ने अपने गवर्नरों को आगरा और दिल्ली में नियुक्त कर दिया, और जैसे ही आदिल शाह को समाचार मिला 1555 में कि हुमायूं की मृत्यु हो गई है, तो उसने अपने मुख्य सेनापति हेमू को ये आदेश दिए कि वो जा करके आगरा और दिल्ली पे कब्जा कर ले। तो यहाँ पे हेमू एक बड़ी सेना को लेकर के चला, और वो पहले आगरा ग्वालियर से होता हुआ आगरा पहुंचा। वहां उसने ग्वालियर पर अधिकार कर लिया। फिर वो आगरा पहुंचा। आगरा पहुंच के उसने हुमायूं के गवर्नर को वहां से भागने पे मजबूर कर दिया, और आगरा पे हेमू का और उसकी सेना का आधिपत्य हो गया। यहाँ पे फिर हेमू वहां से चला और वहां से वो दिल्ली पहुंचा। दिल्ली में
तर्दी बेग हुमायूं का मुख्य विश्वास पात्र और गवर्नर था, लेकिन यहाँ पे तर्दी बेग भी हुमायूं का हेमू का सामना न कर पाया और इस प्रकार से हेमू से हार करके तर्दी बेग भी अपनी जान बचा करके भाग खड़ा हुआ। यहाँ पे दिल्ली और आगरा पे अब हेमू का अधिकार हो गया। तो इतिहासकार कहते हैं कि यहाँ पे दिल्ली और आगरा पे अधिकार करने के बाद अब दिल्ली के शासक के रूप में जो है अपने आप को प्रदर्शित करने की जो चाह थी, एक राजा के बनने के जो मंसूबे थे, वो हेमू की इच्छाएं जो है हिलोरे मारने लगी। अब हेमू अपने आप को जो है भारत का नया राजा घोषित करना चाहता था, लेकिन वो भारत में क्या, वो भारत में हिंदू शाही शासन चाहता था क्या? वो ये चाहता था कि एक हिंदू राजा होना चाहिए, भारत की जो सल्तनत है उस पे हिंदू राज होना चाहिए। इस बात को लेकर के इतिहासकार जो है काफी द्वंद्वात्मक स्थिति उत्पन्न करते हैं। वो कहते हैं कि वो उसकी मंशा थी एक राजा बनने की, लेकिन उसकी जो सेना थी उसमें सारे ही सैनिक अफगान थे, और जैसे ही उसने अपने आधिपत्य में अपने आप को राजा घोषित किया दिल्ली का और अपना राज्याभिषेक करवाया, विक्रमादित्य और विक्रमाजीत की उपाधियां उसने ग्रहण की, विक्रमादित्य और विक्रमाजीत। तो हेमू ने अपने नाम हेमू से बदल करके हेमचंद्र विक्रमादित्य या हेमचंद्र विक्रमाजीत के नाम से अपना राज्याभिषेक करवाया, और यहाँ पे उसने अपने आप को दिल्ली का नया राजा घोषित कर लिया। तो आदिल शाह के जो सेनापति थे अब वो कानाफूसी करने लग गए, एक दूसरे से जो है वो ये बातें करने लग गए कि ये तो एक हिंदू है और एक हिंदू अफगान सैनिकों का नेतृत्व कर सकता है, लेकिन वो अफगान सेना में रहते हुए ही राजा कैसे बन सकता है। तो इस प्रकार से उसके जो सैनिक थे, उसकी सेना में जितने भी अफगान सैनिक थे वो सारे ही आपस में कानाफूसी करने लग गए और ये दुआएं करने लग गए कि किस प्रकार से हेमू का पतन हो और यहाँ से जो है हिंदू राज खत्म हो जाए और दोबारा से अफगान राज्य की स्थापना हो जाए। तो इस प्रकार से उसके साथी संगी सहयोगियों की जो विचार थे, जो प्रेम था, वो भी उसके साथ नहीं था। तो यहाँ पे दिल्ली और आगरा के गवर्नरों का भाग खड़ा होना मुगलों के को हिला देने वाली एक घटना कही जा सकती है। इस घटना ने हेमू के आगरा और दिल्ली पे अधिकार कर लिए जाने की घटना ने मुगलों को एक बार तो हिला दिया, और यहाँ पे बैरम खान ने एक सभा बुलाई और उस सभा में जो है उसने अपने जो विश्वास पात्र सरदार थे उनके सामने निर्णय पेश किया कि क्यों न हेमू का सामना किया जाए और दिल्ली पे धावा बोल दिया जाए। तो उसके बातों में बहुत सारे लोगों ने सहमति नहीं दिखाई, लेकिन फिर भी अंत में जो है बैरम खान के फैसले को अकबर ने अपनी सहमति दी। उसने अपने संरक्षक के फैसले का सम्मान किया और कहा कि हाँ, अगर हम जो है दिल्ली पे आक्रमण करेंगे और वहां से हेमू को खदेड़ेंगे, तभी जो है हम दोबारा से मुगल वंश की स्थापना कर सकते हैं और वहां दिल्ली पे अपना अधिकार जमा सकते हैं। तो इस प्रकार से, इस मंशा से विभिन्न विश्वासपात्र सरदारों की सेना को लेकर के बैरम खान और अकबर जो है तैयारियां करने लग गए। इधर उन्होंने जो है तर्दी बेग जो वहां से भाग खड़ा हुआ था, बैरम खान ने उसको पकड़वा करके फांसी दे दी, और बैरम खान को कि इस जो रणनीतिक जो चाल थी इसका अर्थ ये था कि भगोड़ों को ऐसी ही सजा भविष्य में भी दी जाएगी। इसका उनको फायदा ये हुआ कि जो उनके खिलाफ खड़े होने वाले कुछ एक अमीर सरदार थे, उनकी जो महत्वाकांक्षाएं थी वो वहीं पे दब गई और उनके पास मुगलों की और अकबर की सहायता, उनकी सेवा करने के अलावा कोई विकल्प न रहा। तो इस प्रकार से यहाँ जो है स्थिति अब अकबर के अनुकूल हो गई और उसने अपनी सेना को तैयार करना शुरू कर दिया। यहाँ पे बैरम खान ने एक छोटी सी सैनिक टुकड़ी को हेमू के नेतृत्व के लिए भेजा और उधर दिल्ली पे आक्रमण की खबर को सुन करके हेमू ने भी अपनी सेना को तैयार कर लिया। वो भी अपनी सेना को लेकर के चला और अपना जो है
एक राजा के रूप में जो है वो भी अपनी सेना को लेकर के और आक्रमण का जवाब देने के लिए चला। तो रास्ते में ही एक छोटी सी टुकड़ी ने हेमू के साथ मुठभेड़ की और जिसमें जो है हेमू को उसने छोटी सी टुकड़ी ने पराजय दी। लेकिन फिर भी वो हेमू अपनी सेना को लेकर के आगे बढ़ता रहा। यहाँ पे नवंबर 1556 में दोनों सेनाएं पानीपत के मैदान में एक बार फिर आमने सामने हुई और पानीपत के मैदान में ही आमने सामने हुई इन सेनाओं ने जो है आपस में कई सारी छोटी छोटी मुठभेड़ें की, जिसमें जो है जो बड़ी मुठभेड़ जो अंतिम निर्णायक जो मुठभेड़ थी उसमें हेमू अपनी सेना का मध्य से नेतृत्व संभाल रहा था। दाईं ओर उसका भांजा रमैया था और बाईं ओर उसका जो विश्वास पात्र व्यक्ति था इकबाल शाह खां। और इस प्रकार से विभिन्न जो अपने अफगान सेवादार थे उनकी सहायता से हेमू ने मुगल सेना को जो है करारी टक्कर दी। यहाँ पे पहली जो मुठभेड़ थी उसमें मुगल सैनिकों ने हेमू के तोपखाने पर अधिकार कर लिया और यहाँ पे ये उनकी विजय का सबसे मुख्य लक्षण साबित हुआ। उनके तोपखाने का मुगलों द्वारा छीन लिया जाना या उस पर आधिपत्य कर लिया जाना। लेकिन यहाँ पे हेमू ने हार नहीं मानी और वो डट कर जो है मुगलों का सामना कर रहा था। तो अब जो है हेमू बड़ी वीरता पूर्वक लड़ रहा था, लेकिन दुर्भाग्य ने हेमू का साथ दिया और सौभाग्य ने जो है मुगलों का साथ दिया और पानीपत के मैदान ने एक बार फिर से पुरानी स्थिति दोहराई और यहाँ पे पानीपत का मैदान जो है दोबारा फिर से मुगलों के लिए एक जीत का सूचक बन गया। यहाँ पे एक तीर जो है दुश्मन की सेना से हेमू की आंख में आकर लगा और जिससे वो अपने हाथी से नीचे गिर गया। उसके हाथी से नीचे गिरते ही उसके विश्वास पात्र, उसके सेनापति और उसकी सेना में भगदड़ मच गई। उन्होंने सोचा कि उसका जो मुख्य सेनापति है, उनका राजा है, वो मारा जा चुका है, लेकिन उसका हाथी का जो महावत था वो हेमू को उठा करके वहां से मैदान से दूर ले गया शिविरों में। और यहाँ पे अपने मुख्य सेनापति को ही अपनी सेना के बीच में ना पाकर आपसी सेना में भगदड़ मच गई और यहाँ पे मुगलों की जीत के लिए एक मार्ग तैयार हो गया। मुगल सेना ने हुमायूं की जो सेना थी उसको जो है करारी हार दी और यहाँ पे सैनिकों को पकड़ पकड़ के मौत के घाट सुला दिया गया। तो एक बार फिर से पानीपत के मैदान ने और भाग्य ने जो है अकबर का साथ दिया। यहाँ अकबर की विजय थी कोई वीरता की सूचक ना होकर के अपितु एक मात्र संयोग थी। और यहाँ पे जो हेमू की हार थी कोई वो ये नहीं है कि उसने कायरतावश हार मान ली थी, उसने जो है बड़ी वीरता पूर्वक लड़ाई लड़ी, लेकिन यहाँ पे भाग्य ने उसका साथ नहीं दिया। भाग्य ने अकबर का साथ दिया, मुगलों का साथ दिया, जिसके कारण से वो हार गया और अंत में जो है उसको पकड़ लिया गया। पकड़ करके जो है अकबर ने उसकी गर्दन पे तलवार लगाई, लेकिन वो उसकी गर्दन काट ना सका और बैरम खान ने अपने प्रतिद्वंदी को पूर्णतः उसका खात्मा करने के लिए उसकी गर्दन जो है धड़ से अलग कर दी और विभिन्न सैनिकों की गर्दनें काट दी गई और उनकी एक मीनार बनवाई गई। तो इस प्रकार से पानीपत के दूसरे युद्ध को 1556 में जो लड़ा गया था मुगलों और एक हिंदू राजा के बीच में, और मुगलों और हिंदू राजा के नेतृत्व में अफगान सेना के साथ, तो उसमें जो है मुगलों की पुनः विजय हुई। यहाँ पे पुनः मुगल साम्राज्य की स्थापना का जो मार्ग था वो खुल गया और आगामी आने वाले 200 सालों तक जो है मुगलों ने राज किया। तो इस प्रकार से हमने देखा कि भाग्य के खेल को और भाग्यवश जो है सौभाग्य के कारण अकबर की जीत और दुर्भाग्यवश जो है हेमचंद्र विक्रमादित्य की हार। तो विभिन्न विद्वान इस बात को लेकर के जो है मतांतर करते हैं कि इस युद्ध के बाद अफगान सैनिक जो थे उनकी भी दुआएं यहाँ पे काम आई थी और वो भी हेमू को अपना राजा नहीं मान रहे थे और उससे छुटकारा पाना चाहते थे। और यहाँ पे हेमू की वीरता के चलते भी दुर्भाग्य ने उसका साथ नहीं छोड़ा और हेमचंद्र विक्रमादित्य का यहाँ पूर्णतः मृत्यु के साथ अंत हो गया। तो अब जो है हम बात करते हैं
अबुल फजल की एक जो उक्ति की, जिसमें अबुल फजल लिखते हैं कि यदि अकबर पर्दे से बाहर आ जाता और उस समय पे अपनी जो निर्णय शक्ति है उसका परिचय देता, तो शायद हम ये मान सकते थे कि अकबर की रणनीति के बावजूद ही उन्होंने पानीपत का ये पहला युद्ध जीता है। लेकिन वो तो सब कुछ बैरम खान की कूटनीतिक चालें थी, बैरम खान की अच्छी रणनीतियां थी और बैरम खान का अपने स्वामी के प्रति भक्त होना था, जिसके कारण से पानीपत का दूसरा युद्ध जीता गया। और अकबर जो है उस समय तथाकथित जो पर्दा शासन था, पर्दे में था और केवल अपने संरक्षक की बातें ही मान रहा था। तो यहाँ से बैरम खान की सम्मान, उसकी प्रसिद्धि और ज्यादा बढ़ गई और यहाँ पे अकबर के नजरों में उसकी जो प्रतिष्ठा थी उसमें काफी वृद्धि हुई। तो अब हम बात करते हैं पानीपत के दूसरे युद्ध में मुगलों की जीत के क्या कारण थे। मुगलों की जीत के कारण, तो सबसे पहला कारण स्टूडेंट से ही था अफगान सेना की प्रार्थनाएं। अफगान सेना की दुआएं भी कह सकते हैं। जब हेमू राजा बना तो हमने देखा कि हेमू को एक हिंदू व्यक्ति को जो है अफगान सैनिक अपना राजा मानने को तैयार नहीं थे। दिल्ली में उसने अपना राज्याभिषेक करवाया, विक्रमादित्य की उपाधि धारण की। तभी अफगान सैनिकों को ये हो गया कि हम एक हिंदू व्यक्ति के अधीन रह करके सेना में क्यों रहें, ये जो है हम तो एक अफगान राजा के ही नेतृत्व में सेना में सैनिक के पद पे रहेंगे। तभी से जो है उनमें कानाफूसी शुरू हो गई और वो ये सोचने लगे, ये दुआएं करने लगे कि क्यों ना हेमू का पतन हो जाए और यहाँ से इसका बिल्कुल अंत हो जाए और एक अफगान राज्य की दोबारा से स्थापना हो जाए। तो अफगान सेना की दुआएं भी जो है हम इसमें कह सकते हैं कि हेमू के पतन का कारण है और मुगलों की जीत का जो है कारण रही है। दूसरा हम बात करते हैं तोपखाना। यहाँ पे जैसे ही हमने देखा कि पहला जो छोटी सी मुठभेड़ थी, उसमें जो है छोटी मुठभेड़ में मुगलों ने हेमू के तोपखाने पे अधिकार कर लिया था और इस प्रकार से तोपखाने को छीन लिए जाने से जो है उनकी शक्ति कम हो गई और मुगलों की शक्ति में वृद्धि हो गई, जिससे जो है मुगल सेना के जीत के मार्ग आगे प्रशस्त हो गए। अगला जो मुख्य कारण था उसकी जीत का वो था बैरम खान का नेतृत्व। तो यहाँ पे बैरम खान ने भी जो है उचित नेतृत्व प्रदान किया था और एक अच्छे कुशल योद्धा की तरह रणनीतिक चालें चली थी, जिसके चलते जो है मुगलों की जीत हुई और अफगानों की हार हुई। इसमें जो हम बात कर सकते हैं कि किस प्रकार से उसने पहले उनके तोपखाने पे अटैक किया, उसको कब्जे में लिया और उसके जो अफगान सैनिक थे वो पहले ही जो है उसके खिलाफ थे और उसके खिलाफ दुआएं कर रहे थे। तो यहाँ पे बैरम खान का वीर होना, उत्साही होना और एक अच्छा रणनीतिज्ञ होना भी मुगलों की जीत का कारण बना और जो है हेमू की हार का कारण बना। अगला जो मुख्य कारण था वो था कि हाथी सेना। यहाँ पे क्या था, जैसे कि पुराने जो हाथी पे युद्ध करने की जो पुरानी तकनीक थी राजपूत राजाओं में भी हमने देखी है और हमने जो पहले के जो बाबर के अभियान पढ़े हैं उनमें भी हमने चर्चा की है कि किस तरह से जो राजपूत राजा थे वो अपने शान और शौकत से युद्ध करना जो है सही मानते थे और शान से जो है युद्ध क्षेत्र में आते थे। तो यहाँ पे वही स्थिति हेमू ने भी दोहराई। उसके पास हाथियों की सेना बहुत ज्यादा थी, हाथी सेना से लैस होकर के वो यहाँ पे आया था और यहाँ पे हाथी सेना का जो है मुख्य जो अवगुण कहा जा सकता है वो ये है कि यदि उसका सेनापति ही जो है घायल हो जाता है या कोई भी तीर गलती से आकर के उसके हाथी को ही लग जाए तो वो हाथी अपनी ही सेना को कुचलना शुरू कर देता है और वो भगदड़ मचा करके अपनी ही सेना को जो है मारना शुरू कर देता है।
तो ये सबसे बड़ा जो है दुर्गुण है। और ये हाथी सेना से लैस होकर के हाथी पे बैठ करके युद्ध करने के लिए आया था, जो उसकी हार का मुख्य कारण साबित हुई। अगला जो मुख्य कारण था उसकी हार का वो था दुर्भाग्य। यहाँ पे अगर हम जो है हेमू के भाग्य को दुर्भाग्य कहे तो कोई गलत नहीं होगा, क्योंकि वो बड़ी वीरता से लड़ रहा था। और वो वीरता से लड़ते लड़ते जो है उसमें जैसे तोपखाना मुगलों ने छीन लिया था, उसका जो है जरा सी रंजिश भी उसके दिमाग में नहीं आई। उसकी गतिविधियों में जरा सी प्रतिक्रिया भी देखने को नहीं मिली कि उसकी जो है तोपखाने पे मुगलों का अधिकार हो गया है और वो हार जाएगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। उसका आत्मविश्वास बिल्कुल भी कम नहीं हुआ, लेकिन दुर्भाग्य ने उसका साथ नहीं छोड़ा। भाग्य नहीं चाह रहा था यहाँ पे कि पानीपत के इस युद्ध में हेमू की विजय हो, और उसके दुर्भाग्य के कारण जो है शत्रु सेना का एक तीर उसको लगा और जिससे वो घायल हो गया, नीचे गिर गया, और वहां पे वो सबसे मुख्य कारण साबित हुआ हेमू की हार का। तो इस प्रकार से इन कारणों से मुगल सेना की जीत हुई और हेमू की हार हुई। और यहाँ पे हिंदू राज्य की जो स्थापना का स्वप्न था हेमू का, वो खत्म हो गया, हेमू का पतन हो गया, और अफगान सैनिकों की जो महत्वाकांक्षाएं थी वो भी जो है यहाँ पे धूल में मिल गई। तो अब हम बात करते हैं पानीपत के दूसरे युद्ध का महत्व या प्रभाव। पानीपत के दूसरे युद्ध का महत्व। तो इसमें सबसे पहला जो महत्व या प्रभाव यही था कि यहाँ पे मुगल वंश की पुनः स्थापना हो गई। मुगल वंश की पुनः स्थापना हो गई, और यहाँ पे दोबारा से दूसरी बार मुगल वंश स्थापित हुआ, जो आगे आने वाले आगामी 200 वर्षों तक चलता रहा। और 1857 में जो है फिर इसका पूर्ण रूप से अंत हुआ, पूर्ण रूप से खात्मा हुआ। दूसरा जो है प्रभाव हमें देखने को मिला है यहाँ पे हिंदू राज्य की स्थापना के जो स्वप्न देख रहे थे, हिंदू राज्य की स्थापना के स्वप्न धूल में मिल गए, धूमिल हो गए। यहाँ पे जैसे कि हेमू ने एक हिंदू राज्य को स्थापित करने की जो कोशिश की थी, और यहाँ पे वो जो है बिल्कुल धूल में मिल गई। और आगे आने वाले शासकों ने भी ये जो हेमू की स्थिति को देख के जो है दिल्ली पे आधिपत्य स्थापित करने की या हिंदू शाही शासन स्थापित करने की जो कोशिशें थी वो भी आगे नाकाम हो गई। यहाँ पे अफगान राज्य का जो अफगान राज्य की स्थापना का स्वप्न खत्म हो गया। स्वप्न समाप्त हो गया, क्योंकि यहाँ पे जैसे ही दिल्ली और आगरा पे अकबर का जो है आधिपत्य हुआ, तो हिंदू राज्य की स्थापना के स्वप्न तो धूल में मिले ही, साथ में अफगान सेना को भी क्षति हुई थी, और अफगान सेना को जो है नष्ट कर दिया गया था। तो अफगान सेना के नष्ट होने के कारण अफगान कुछ जो अफगान अपनी शक्ति को संगठित कर रहे थे, आगे उनकी लिए जो है दिल्ली में एक साम्राज्य स्थापित करने की जो स्वप्न था वो खत्म हो गया। यहाँ पे अपार धन की प्राप्ति हुई इस युद्ध से, अपार धन प्राप्ति। पानीपत के दूसरे युद्ध ने अकबर की स्थिति को मजबूत बना दिया। आर्थिक रूप से उसके पास जो है आर्थिक हताशा थी, आर्थिक हालात उसके अच्छे नहीं थे, लेकिन पानीपत के दूसरे युद्ध ने जो अकबर था उसकी स्थिति को काफी मजबूत कर दिया, आर्थिक रूप से संपन्न बना दिया। आगरा और दिल्ली के जो खजाने थे वो अपार समृद्धि के प्रतीक थे, जो अकबर के सानिध्य में थे, अकबर के संरक्षण में आ गए थे, और यहाँ पे अपार धन की प्राप्ति हुई। और मुगल जो है मुगल सम्राट अकबर अब एक
आर्थिक रूप से संपन्न राजा के रूप में प्रतिष्ठित हुआ। तो इसके बाद जो है बैरम खान के सम्मान में वृद्धि, बैरम खान के सम्मान में वृद्धि। यहाँ पे इस युद्ध को जीतने के बाद बैरम खान का सम्मान बढ़ गया था। और बैरम खान का सम्मान इसलिए बढ़ गया था क्योंकि उसकी ही कूटनीतिक और रणनीतिक चालों के कारण से अकबर ने पानीपत के मैदान में पानीपत का दूसरा युद्ध जीता था। इसके बाद हम बात करते हैं एक सहनशील युग की शुरुआत, सहनशील युग की शुरुआत। यहाँ पे जो है अकबर का भारत का नया सम्राट बनने के साथ ही एक सहनशील और एक जो है परिवर्तित युग की शुरुआत हुई, जिसमें आगे चलकर बहुत सारे उदारवादी और सहनशील कार्य अकबर द्वारा किए गए। हिंदुओं और मुस्लिमों की एक समन्वित संस्कृति का यहाँ पे प्रचार हुआ, प्रसार हुआ और एक उदार राजा भारत के लोगों को मिला, उदार सम्राट भारत के लोगों को मिला। तो इस प्रकार से पानीपत के युद्ध का जो अंतिम और महत्वपूर्ण परिणाम ये था, सूर साम्राज्य का अंत, अफगान साम्राज्य का अंत। यहाँ पे पानीपत के युद्ध के बाद जो छोटे छोटे अफगान सरदार 2-3 जगहों पे तैनात थे, उनके खिलाफ अकबर ने अभियान किए और उनको मौत के घाट उतार दिया। उसमें चाहे आदिल शाह सूर था, चाहे इब्राहिम सूर था, उनको जो है मौत के घाट उतार दिया गया और अफगानों की शक्ति को पूर्णतः जड़ से उखाड़ फेंका। तो इस प्रकार से हमने पानीपत के दूसरे युद्ध की बात की, हेमू की बात की, उसके चरित्र की बात की और हेमू की हार के कारण क्या रहे उनकी चर्चा की और पानीपत के युद्ध के कारणों प्रभावों और उसके महत्व की चर्चा की। तो आगे के लेक्चर में स्टूडेंट्स हम पढ़ेंगे बैरम खान के बारे में। बैरम खान के बारे में हम डिटेल से जानेंगे कि बैरम खान कैसा व्यक्ति था और किस प्रकार से वो हुमायूं का विश्वास पात्र बना। उसने हुमायूं को साथ रहते हुए क्या सेवाएं दी, कैसे हुमायूं के साथ रहते हुए उसका उत्थान हुआ, उसके उत्थान के कारण और फिर उसके पतन के बारे में जो है हम पढ़ेंगे कि कैसे उसका 1560 में पतन हो गया। तो इस प्रकार से आज के लिए जो है पानीपत का दूसरा युद्ध जो हमने पढ़ा वो काफ़ी है और नेक्स्ट लेक्चर में हम बैरम खान के बारे में चर्चा करेंगे। आज के लिए काफ़ी है स्टूडेंट्स। थैंक यू।